हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग टिम्बर का दूसरा पोर्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव ऑफ टिम्बर और डिफेक्ट्स इन टिम्बर, ये दो बातें हम लोग मेन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिजर्वेटिव ऑफ टिम्बर। तो प्रिजर्वेटिव में सबसे पहली चीज़ ये जाननी होती है कि प्रिजर्वेटिव, कोई भी प्रिजर्वेटिव तभी इफेक्टिव है अगर वो टिम्बर में पेनिट्रेट करे अप टू 6 to 25 mm डेप्थ। ये नहीं कि ऊपर ही ऊपर रह जाए। अगर वो 6 to 25 mm डेप्थ तक अंदर पेनिट्रेट कर रहा है तभी वो इफेक्टिव माना जाएगा। टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव कई तरह के हैं। उसमें सबसे पहला आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। तो आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट सबसे मेन चीज़ हर एक प्रिजर्वेटिव की जो पूछी जाती है वो है कि उसको क्यों यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए, किस डिफेक्ट के लिए। तो टर्माइट से बचाने के लिए, वाइट एंड से बचाने के लिए, हिंदी में दीमक बोला जाता है ना, तो इनसे बचाने के लिए क्या कहते हैं, क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। इसके कंपोजिशन को भी देख लीजिए। आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमाइड, ये तीनों को 1:3:4 1:3:4 के रेशियो में मिलाते हैं, प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, और फिर जो पाउडर बनेगा उसका 6 पार्ट लेंगे और 100 पार्ट वाटर का बाई वेट लेंगे और एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको अप्लाई करेंगे। तो आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट ऐसे होगा। किस चीज़ के लिए? सबसे मेन टर्माइट्स के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टर्माइट्स एंड वाइट एंट। दूसरे नंबर पे सोलिंगनम पेंट है, ये भी वाइट एंट्स के लिए है। वाइट एंट्स, ये भी टिम्बर फॉर वाइट एंट्स, और ये हाईली टॉक्सिक और एस्थेटिक वैल्यू देता है ये, लेकिन ये हाईली टॉक्सिक है। तीसरे नंबर पे कोल टार। कोल टार ये फायर रेजिस्टेंस देता है, प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, बट टार की वजह से अनप्लीजेंट स्मेल भी आ जाती है, अनप्लीजेंट स्मेल। और सरफेस को अगर कोट करें हम लोग टार से हॉट स्टेट में, तो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग टारिंग बोलते हैं। तो कोल टार के बारे में इतनी बातें जाननी है कि जो प्रोसेस है सरफेस को टार से कोट करने का, उसको टारिंग कहा जाता है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर देता है, और घाटा क्या है इसका? अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है। फिर आता है केरोसोट ऑयल। ठीक है, इसको कहते हैं कि ऑब्टेन फ्रॉम, केरोसोट जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ टार। डिस्टिलेशन ऑफ टार से केरोसोट मिलता है, और अप्लाइड इन टर्म एप्लीकेशन इज टर्म्ड एज केरोसोटिंग। इसके एप्लीकेशन को केरोसेटिंग, जैसे कोल टार के लिए क्या कहा जाता था? टारिंग। इसको केरोसेटिंग बोलते हैं या बैथल्स प्रोसेस बोलते हैं, बैथल्स प्रोसेस बोलते हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट एंटीसेप्टिक है, ऑलमोस्ट डबल द लाइफ ऑफ टिम्बर। इसकी लिमिटेशन क्या है? शुड नॉट यूज्ड फॉर द इंटीरियर सरफेस ऑफ ड्वेलिंग, इंटीरियर सरफेस पे नहीं देते। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल सॉल्ट। केमिकल सॉल्ट क्या है? वाटर बोर्न प्रिजर्वेटिव मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड, ये सब केमिकल सॉल्ट हैं। फिर ऑयल पेंट की बात करें तो 2 to 3 कोट्स ऑफ ऑयल पेंट, ये प्रिवेंट टिम्बर फ्रॉम मॉइस्चर। ठीक है, ये होता है। फिर अलग से देखिए, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर हम लोग को अलग से एक दो चीज़ें देखनी है कि उसके नाम बस जानते रहिए क्या क्या हैं। एक तो हम लोगों ने टारिंग देखा, टारिंग था ना, और भी चीज़ें हैं, जैसे रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सोडियम सिलिकेट लगा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सर एबल्स प्रोसेस। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर हम लोगों ने बैथल्स प्रोसेस देता था केरोसेटिंग को, ठीक है, ये सर एबल्स प्रोसेस है, सर एबल्स प्रोसेस। फिर अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरेक्स और सोडियम आर्सेनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरिक एसिड क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटिंग ऑफ क्ले सल्फेट एंड फॉस्फेट पेंट, फॉस्फेट पेंट या क्ले सल्फेट का कोटिंग, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो प्रिजर्वेटिव एप्लीकेशन होता है उसकी इफ़ेक्टिवनेस, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब आप प्रेशर से एप्लीकेशन करा रहे हैं तब। फिर उसके बाद ओपन टैंक, फिर डीपिंग, फिर सबसे कम वाला जो ब्रश, जो हम लोग के घर में लोग ब्रश से पेंट करते हैं, वो सबसे कम क्या कहते हैं, इफ़ेक्टिव है। फिर आता है क्लास ऑफ प्रिजर्वेटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। एक ऑयल टाइप है, जैसे ऑयल पेंट, पेट्रोलियम पेंट, ठीक है, ये सब ऑयल टाइप प्रिजर्वेटिव है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डीडीटी, पेंटाक्लोरोफेनॉल, वाटर सॉल्युबल, आर्सेनिक कॉपर, जिंक क्लोराइड एट्सेट्रा। मतलब जो जिसमें सॉल्युबल है उस हिसाब से उसका टाइप है। टाइप 1 क्या है? ऑयल टाइप।
टाइप 2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड टाइप 3 वाटर सॉल्युबल। उनके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ऑयल पेंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेंट, ये ऑयल टाइप। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डीडीटी, पेंटाक्लोरोफेनॉल। वाटर सॉल्युबल में आर्सेनिक, कॉपर, जिंक क्लोराइड। ट्रीटमेंट प्रोसेस ओवर टिम्बर। अब देखिए ट्रीटमेंट प्रोसेस ओवर टिम्बर में आगे बॉशरे प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग एंड पाइप वॉल सिस्टम। ठीक है, बॉशरे प्रोसेस में एक लॉन्ग और पाइप वॉल सिस्टम रहता है, उससे क्या कहते हैं टिम्बर को गुजार के क्या कहते हैं ट्रीटमेंट करते हैं। हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस provides protection to the sapwood, ensures sterilization against fungi and insect. Preservative is heated 85 to 95 डिग्री सेल्सियस एंड देन अलाउड टू कूल। फिर है चारिंग। चारिंग में क्या कहते हैं टिम्बर के सरफेस को 15 mm डेप्थ तक बर्न करते हैं। ठीक है, सरफेस इज बर्न टू अ डेप्थ ऑफ 15 mm, उसको चारिंग बोलते हैं। ये भी एक तरह का ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ठीक है, अब प्रेशर और न्यूमेटिक प्रोसेस, इसमें फुल सेल प्रोसेस जैसे बैथल प्रोसेस। टिम्बर इज प्लेस्ड इन अ चैम्बर। फिर एम्प्टी सेल प्रोसेस, लॉरी प्रोसेस या रूपिंग प्रोसेस, नॉट फुली कंसील्ड। ठीक है, ये प्रेशर में अप्लाई होता है। इसके भी इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा प्रेशर की, फिर हॉट कोल्ड, फिर डिपिंग, फिर स्प्रेइंग, फिर ब्रशिंग। ठीक है, ये याद रखना है। कुछ मिसलिनियस चीज़ें भी जान जाइए कि मॉइस्चर जोन के हिसाब से इंडिया को 4 जोन में बांटा गया है फॉर टिम्बर। ये बिहार में आया था। बिहार में अर्थक्वेक वाला भी आया था कि अर्थक्वेक के हिसाब से कितने जोन में बांटा गया है, एक ये भी आया था बिहार ए पेपर में। ठीक है, तो मॉइस्चर जोन के हिसाब से इंडिया को 4 जोन में बांटा गया है फॉर टिम्बर। ठीक है, कटिंग एंगल की बात करें तो द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ कटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग कटिंग एज। ये कटर अगर है और उसकी लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसको क्या कहते हैं कटिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, फेस ऑफ कटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग कटिंग एज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हनी कॉम्बिंग क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ इंटरनल क्रैकिंग या सेपरेशन ऑफ फाइबर इन टिम्बर ड्यू टू ड्राइंग स्ट्रेसेस। ड्राई होने की वजह से सेपरेशन ऑफ फाइबर या इंटरनल क्रैकिंग को हनी कॉम्बिंग कहते हैं। तो ये हो गया प्रिजर्वेटिव के बारे में। अब बात करते हैं डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, डिफेक्ट्स को सबसे पहले देखिए 4 तरह से बांटा गया है। डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई, फिर डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल कॉजेज या नेचुरल फोर्सेस, फिर डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन की वजह से, फिर डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, ये सब इसमें बांटेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंगाई। ठीक है, अकर्स इफ मॉइस्चर इज ग्रेटर देन 20%। सबसे पहली बात तो ये है कि टिम्बर में डिफेक्ट ड्यू टू फंगाई कब होगा, जब मॉइस्चर 20% से अधिक होगा। फिर बात करते हैं क्या क्या है। ब्लू स्टेन, जिसे सैप स्टेन भी बोलते हैं। सर्टेन टाइप ऑफ फंगाई फीड सैप वुड को खा जाता है एंड कॉजिंग वुड टू बी स्टेन्ड एज अ ब्लूइश कलर का वुड कर देगा। जो वुड के अंदर सैप है उसको खा जाएगा, कोई फंगाई है, और उस टिम्बर को या उस वुड को ब्लू कलर का कर देगा, तो उसको ब्लू स्टेन या सैप स्टेन बोलते हैं। ब्राउन स्टेन, ये भी थोड़ा इसी टाइप का है, बस ये सेलुलोज को खाएगा, सेलुलोज कंपाउंड फ्रॉम वुड, और जिसकी वजह से वो स्टेन आ जाएगा ब्राउन। इंडिकेट डिके एंड डिजीज ऑफ टिम्बर, ये डिजीज़ या डिके ऑफ टिम्बर इंडिकेट करता है। वाइट रॉट, अब ये ब्राउन रॉट के उल्टा है। क्या? सर्टेन टाइप्स ऑफ फंगाई अटैक लिग्निंग ऑफ द फाइबर। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक लास्ट में नोट्स में देखा होगा कि लिग्निन क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये लिग्निंग फाइबर में से लिग्निन खा जाएगा और द वुड अज्यूम्स वाइट कलर, और जब लिग्निन खा लिया तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर डिपेंड्स ऑन द लिग्निन, तो वो घट जाएगी। ये लाइन 2 बार हो गई, कोई बात नहीं। हार्ट रॉट क्या है? हमने जाना था कि बीच वाले कंसेंट्रिक सर्कल जो हैं वो हार्टवुड है। ठीक है, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ ट्री फेल्स आउट, इट एक्सपोजेज द हार्टवुड टू द फंगल अटैक। हार्टवुड अगर फंगल अटैक के लिए एक्सपोज हो जाए, विच कंज्यूम्स इट ओवर टाइम एंड रिड्यूसेस स्ट्रेंथ, तो दैट इज़ हार्ट रॉट। नेक्स्ट नंबर पे ड्राई रॉट। अब इसमें क्या है? फंगी फीड ऑन वुड कन्वर्ट इनटू ड्राई पाउडर, कि एक सर्टेन टाइप ऑफ फंगी वुड को खाएगा और उसको ड्राई पाउडर में कन्वर्ट कर देगा। अकर्स व्हेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, व्हेन नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर एयर, नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, डैम सिचुएशन हो, तब ये ड्राई रॉट होगा।
ये अनसीजन सॉफ्ट वुड में बहुत कॉमन है। अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड डैम सिचुएशन। डैम सिचुएशन मतलब वही फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं है, ठीक है। लास्ट है वेट रॉट। वेट रॉट क्या है? ये अल्टरनेटिंग, इसका पहले सबसे पहले की पॉइंट ही देख लीजिए कि अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से होता है। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वुड हो जाता है ड्यू टू सर्टेन फंगाई। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से। ड्राई रॉट एंड वेट रॉट आर डिजीज ऑफ टिम्बर ड्यू टू ड्राई रॉट टिम्बर श्रिंक्स। ये याद रखिएगा कि ड्राई रॉट की वजह से टिम्बर श्रिंक कर जाता है। ड्राई रॉट वेट रॉट आर डिजीज ऑफ टिम्बर ड्यू टू ड्राई रॉट टिम्बर श्रिंक्स। अब बात करते हैं, ये तो हो गया फंगाई की वजह से। अब ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, बर्ल्स, इसको एक्सक्रीसेंस भी बोलते हैं। ये क्या है? दीज आर द अपसेट ग्रोथ और इरेगुलर प्रोजेक्शन इन अ ट्री ड्यू टू शॉक और इंजरी एट द यंग एज। यंग एज पे अगर कोई शॉक और इंजरी लग जाएगा तो कुछ ग्रोथ हो जाएगा, कुछ प्रोजेक्शन निकल आएंगे, उसको बर्ल्स बोलते हैं या एक्सक्रीशंस बोलते हैं। कैलस, कैलस क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू और स्किन कवर्स द वुंड ऑफ ट्री। अब ये क्या है कि कोई ट्री में अगर मान लीजिए चोट या कोई लकड़ी काट दी गई, ब्रांच काट दी गई, तो वहाँ एक घाव टाइप का, वुंड मतलब घाव, अब उसके अराउंड क्या होगा कि एक टिश्यू डेवलप करने लगेंगे, दैट इज कैलस। दैट इज कैलस, सॉफ्ट टिश्यू और स्किन विच कवर द वुंड ऑफ ट्री, दैट इज कैलस। रिंग गॉल क्या है? अब नॉर्मल ग्रोथ और कर्व्ड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ट्री, ग्रोथ ऑफ लेयर ऑफ सैपवुड ओवर वुंड इज नोन एज रिंग गॉल। रिंग गॉल मतलब उसी वुंड पे एक ग्रोथ ऑफ सैपवुड की लेयर ग्रो कर जाए तो वो रिंग गॉल है, ठीक है। अब नॉर्मल ग्रोथ या कवरिंग अलग से दिखेगा आपको कि ऐसे वो कुछ उठा हुआ है, ठीक है। नॉट क्या है? बेसिस ऑफ ब्रांच दैट आर कट ऑफ फ्रॉम द ट्री। तो जब कोई ब्रांच कट जाएगा तो उस ब्रांच में जो नॉट पड़ता है, दैट इज मतलब बेसिस, उसके बेस में जो क्या कहते हैं, एक गड्ढा टाइप कह लीजिए या गाठ टाइप चीज़ कोई पड़ जाएगी, उसको नॉट बोलते हैं जब उसको काट दिया जाता है तो। फॉक्सीनेस क्या है? रेड और येलो टिंग्स या रेडिश और ब्राउन स्ट्रेंस अराउंड द पिथ। पिथ के अराउंड रेड या येलो कलर की टिंग पड़ जाए या स्टेन पड़ जाए, दैट इज फॉक्सीनेस। ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन या ओवर मेच्योरिटी ऑफ ट्री की वजह से होता है। ड्रॉक्सीनेस क्या है? वाइट डिकेड स्पॉट कंसील्ड बाय हेल्दी वुड। हेल्दी वुड में वाइट डिकेड स्पॉट पड़ जाए, दैट इज ड्रॉक्सीनेस। अपसेट क्या है? ऑल्सो नोन एज रप्चर ड्यू टू इम्प्रॉपर फेलिंग ऑफ ट्री। इम्प्रॉपर फेलिंग ऑफ ट्री की वजह से अपसेट ड्यू टू रप्चर हो जाए, मतलब ड्यू टू रप्चर हो जाए, दैट इज अपसेट। ट्विस्टेड फाइबर क्या है? ये भी यंग एज पे, ट्विस्टिंग ऑफ यंग ट्री कॉज्ड बाय फास्ट ब्लोइंग विंड इन वन डायरेक्शन। विंड की वजह से यंग एज में ट्विस्टिंग हो जाए, दैट इज ट्विस्टेड फाइबर। शेक्स क्या है? शेक्स लॉन्गिट्यूडल सेपरेशन इन वुड बिटवीन एनुलर रिंग्स। जो एनुलर रिंग्स हैं उनके बीच में कुछ सेपरेशन टाइप की चीज़ें हो जाएं लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज शेक्स। अब उसके टाइप्स भी हैं, शेक्स के टाइप्स भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कप शेक, मैंने फ़ोटो लग रहा है ऐड नहीं की है क्या? फ़ोटो ऐड नहीं की है, चलिए यहाँ पे मैं ऐसे बता दूंगा। कप शेक कॉज्ड बाय एक्सेसिव फ्रॉस्ट एक्शन। सबसे पहली बात कि ये फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से होता है। होता क्या है कि, चलिए फिगर ही बना देता हूँ, ये एनुलर रिंग्स हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ पोर्स होगा, वहाँ पानी इकट्ठा हुआ, फिर वहाँ पे जम गया, तो उसकी वजह से क्रैक हल्के हल्के एनुलर रिंग्स पे ऐसे बन जाए, दैट इज कप शेक, ठीक है, ओके। फिर हार्ट शेक। हार्ट शेक क्या है? इट्स अकर इन ओवर मेच्योर ट्रीज, द क्रैक इज वाइडर एट सेंटर एंड डिमिनिश आउटवर्ड। क्या बोल रहा है कि ऐसे ही है, ओवर एनुलर रिंग्स हैं, ओवर मेच्योर ट्री में बनता है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये एक क्रैक बना, सेंटर पे वाइडर है और बाहर की ओर नैरो होते जा रहा है या डिमिनिश कर जा रहा है, ठीक है, सो ऑन ऐसे। ये हो गया हार्ट शेक। ये किस वजह से बन रहा है? ये बन रहा है ओवर मेच्योर ट्री में, वाइडर एट सेंटर एंड डिमिनिश आउटवर्ड्स। रिंग शेक में इसी को समझिए, जो कप शेक था, इसी को समझना है कि ये पूरा का पूरा एनुलर रिंग को कवर कर ले, अगर ये पूरा का पूरा एनुलर रिंग को ऐसे ये
ये पूरा कवर कर ले, ये पूरा का पूरा कवर कर लिया कप शेक, तो इसे रिंग शेक कहेंगे। व्हेन कप शेक कवर्स इंटायर रिंग फीचर्स अ वाइड क्रैक एट द सर्कमफ्रेंस। स्टार शेक हार्ट शेक का अपोजिट क्या? स्टार शेक में यहाँ यही फिगर बना दे रहा हूँ मैं। हार्ट शेक का अपोजिट कि क्या? बाहर की ओर वाइडर और अंदर की ओर डिमिनिश, बाहर की ओर वाइडर और अंदर की ओर डिमिनिश। डिमिनिश मतलब नेग्लिजिबल। ये हो गया स्टार शेक, जस्ट उल्टा है। क्या कह रहा है? अपोजिट ऑफ हार्ट शेक, रेडियल स्प्लिट वाइड क्रैक एट द सर्कमफ्रेंस ड्यू टू फ्रॉस्ट एंड फियर्स हीट ऑफ सन। ड्यू टू फ्रॉस्ट एंड फियर्स हीट ऑफ सन वुड ड्राइज बिलो फाइबर सेचुरेशन पॉइंट। ये कब हो रहा है? जब हीट ऑफ सन, फ्रॉस्ट एंड फियर्स हीट ऑफ सन की वजह से वुड जो फाइबर सेचुरेशन पॉइंट से भी नीचे ड्राई कर जा रहा है। फाइबर सेचुरेशन पॉइंट क्या थी? याद करिए, कमेंट में बताइएगा मुझे कि फाइबर सेचुरेशन पॉइंट क्या थी। ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ द रेडियल शेक। रेडियल शेक क्या है? कि एनुलर रिंग्स के रेडियली जो क्रैक पड़ेंगे, कि ऐसे 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 क्रैक पड़ जाए, मेडुलर रिंग्स के डायरेक्शन में ऐसे ऐसे क्रैक कर पड़ जाए, ये रेडियल शेक है। ठीक है, ये ऐसा है। तो व्हेन अ ट्री एक्सपोज टू सन फॉर सीजनिंग आफ्टर बीइंग फेल डाउन, तभी इसकी वजह से पड़ता है रेडियल शेक। ठीक है, तो ये याद रखना है हम लोग को कि कप शेक ड्यू टू एक्सेसिव फ्रॉस्ट एक्शन, ठीक है, एट द यंग एज। हार्ट शेक ओवर मेच्योर ट्री में, ठीक है। वाइडर, इसका ये बहुत पूछता है कि वाइडर एट सेंटर एंड डिमिनिश आउटवर्ड। रिंग शेक उसका अपोजिट, कप शेक रिंग शेक, और जब कप शेक पूरा इंटायर रिंग बना ले, ये वाला, ठीक है, तो वो रिंग शेक हो गया ना। और ये स्टार शेक, हार्ट शेक का अपोजिट कि क्या कहते हैं, बाहर की ओर ब्रॉडर और अंदर की ओर नैरोअर। और ये किसकी वजह से है? फ्रॉस्ट एंड फियर्स एक्शन ऑफ हीट, जिसमें वुड ड्राई कर जा रहा है फाइबर सेचुरेशन पॉइंट से भी नीचे। और रेडियल शेक बाहर की ओर, क्या कहते हैं, रेडियली डायरेक्शन में क्रैक कब हो रहा है? जब ट्री को सन में एक्सपोज कर दिया जा रहा है फॉर सीजनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कन्वर्जन डिफेक्ट। कन्वर्जन डिफेक्ट क्या है? मतलब कन्वर्ट करते वक्त जो डिफेक्ट आ रहे हैं। चिप मार्क, जैसे हमारा वो है, उस पर हल्का सा जब रगड़ के इसको साफ कर रहे हैं तो हल्का सा चिप बन गया, चिप टाइप के मार्क्स बन गए, तो दैट इज चिप मार्क्स। मार्क्स ऑफ साइंस प्लेड बाई चिप्स ऑन द फिनिश सर्फेस ऑफ टिम्बर। वेन क्या है? प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सर्फेस ऑन द मैन्युफैक्चर टिम्बर। मतलब टिम्बर हमने बनाया, उसमें एक ऐसा करके शेप टाइप का राउंडेड सरफेस आ गया, तो वो वेन कहलाएगा। टॉर्न ग्रेन क्या है? स्मॉल डिप्रेशन ऑन द फिनिश सरफेस ड्यू टू फॉलिंग ऑफ टूल। टॉर्न ग्रेन क्या है? कि टूल को इम्प्रॉपरली चलाने की वजह से हल्का सा डिप्रेशन टाइप का आ गया, मतलब हल्का सा ये डिप्रेशन आ गया, तो टॉर्न ग्रेन है। स्मॉल डिप्रेशन ऑन द फिनिश सरफेस ड्यू टू फॉलिंग ऑफ टूल। डायगोनल ग्रेन क्या है? कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर सॉइंग। इम्प्रॉपर सॉइंग करेंगे और डायगोनली मार्क आ जाए स्ट्रेट ग्रेन सरफेस पे, ठीक, ये डायगोनल ग्रेन है। सीजनिंग की वजह से क्या है? बो। अब देखो बो क्या है? कर्वेचर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। जैसे ये हमारा ओरिजिनल होना चाहिए था, लेकिन हमारा ऐसे कुछ हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये बो है। ठीक है, लेंथ के डायरेक्शन में हल्का सा बेंड कर जाए, ठीक है, ये बो है। कब क्या है? विड्थ के डायरेक्शन में या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बेंड कर जाए। जैसे ये हमारी सामने की विड्थ थी, अब ये ऐसा कुछ हो गई है, ठीक है, ये कप है। ट्विस्टेड आउट ऑफ शेप, मतलब ट्विस्ट कर जाए टिम्बर, ये कुछ ऐसे ट्विस्ट कर जाए, तो ये ट्विस्टेड आउट ऑफ शेप है। ठीक है। वार्प क्या है? ट्विस्टेड आउट ऑफ शेप, मतलब आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ा लिखा गया। वार्प में कप और बो दोनों होता है, ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनली भी बेंड होगा और डायगोनली भी। और ट्विस्टेड में ट्विस्ट कर जाता है, ट्विस्टेड में ट्विस्ट कर जाता है। स्पाइरली डिस्टॉर्टेड लॉन्गेस्ट लेंथ। ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कि डीके ऑफ वुड होता कब है? जब एसिडिक मीडियम होता है, pH less than 4. The defect which develops due to uncontrolled and non-uniform loss of moisture is called warp. Uncontrolled and non-uniform loss of moisture को warp बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे है। अब आता है हम लोग का इंडस्ट्रियल टिम्बर। मुझे लगता है हाँ, अब ये ख़त्म होने के कगार पे है। इंडस्ट्रियल टिम्बर,
कि हम लोग टिम्बर का किस किस फॉर्म में इस्तेमाल करें। सबसे पहले यूज़ होती है वेनीर्स। वेनीर्स की जो सबसे कम थिकनेस वाली होती हैं ये। थिनर सेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ टिम्बर इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। मैक्सिमम थिकनेस 6 mm, रेंज 0.4 से 6 mm तक। वेनीर अवेलेबल इन ऑड नंबर ऑफ शीट्स फॉर प्लाईवुड। जैसे एक प्लाईवुड में ऑड नंबर ऑफ शीट्स इस्तेमाल करेंगे वेनीर की, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। प्लाईवुड की बात करें तो मेड फ्रॉम कॉमन टिम्बर, प्रिपेयर्ड बाय थिन लेयर्स ऑफ वुड एंड वेनीर्स, ठीक है, इसी से बनता है, ठीक है। वेनीर्स आर प्लेस्ड अबव वन अदर इन द डायगोनल। जैसे एक अगर ऐसे रखा गया है तो उसकी ग्रेन्स इस डायरेक्शन में है, जो उसके ऊपर दूसरा रखा जाएगा उसकी ग्रेन्स इस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है, परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। तो veneers are placed over one above other with the diagonal डायरेक्शन ऑफ ग्रेन्स ऑफ सक्सेसफुल लेयर एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब राइट एंगल पे रखेंगे एक दूसरे के। इससे होगा क्या, इससे दिस इंक्रीजेज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेस बोथ। इसलिए कहा जाता है कि जो प्लाईवुड होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होती है ऑल डायरेक्शन में। प्लाईवुड्स एंड वेनीर्स आर एट राइट एंगल टू एंगल, ठीक है। फाइबर बोर्ड क्या होता है? फाइबर आर डिफरेंट वेस्ट मटेरियल एंड वेजिटेशन आर फिल्ड इनसाइड द फेसेस ऑफ द अंडर हाई फेसेस। मतलब क्या होगा, एक इधर लगाया जाएगा, एक इधर लगाया जाएगा, अंदर वेजिटेशन ऑफ फाइबर्स रख के प्रेस कर दिया जाएगा, तो दैट विल बी आवर फाइबर बोर्ड। बैटन्स उसकी विथ बस पूछी जाती है 80 mm। लेमिन बोर्ड विथ नॉट ग्रेटर देन 7 mm। मिनिमम नंबर ऑफ वेनीर कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? 3। मैक्सिमम स्ट्रेंथ अकर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द ग्रेन, मिनिमम व्हेन फोर्स परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी। स्कैंटलिंग क्या होता है? एनी पोर्शन ऑफ टिम्बर विथ इट्स स्पेसिफिक डायमेंशन विच इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पज इन कॉमन इंजीनियरिंग वर्क इज कॉल्ड स्कैंटलिंग। मतलब कोई भी टिम्बर का जो डायमेंशन हम लोग कॉमर्शियल इंजीनियरिंग वर्क में लगा रहे हैं या कॉमर्शियल पर्पज में लगा रहे हैं, दैट इज स्कैंटलिंग। जनरली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। कंडीशनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है? एडिशन ऑफ मॉइस्चर। एडिशन मॉइस्चर मतलब जब ज़्यादा हम सीजनिंग कर दिए तो थोड़ा स्ट्रेन आ गया, ज़्यादा पानी की लॉस से, तो एडिशन ऑफ मॉइस्चर टू रिलीव और रिमूव द टेंशनिंग इफेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ टिम्बर इज कॉल्ड कंडीशनिंग। इट इज़ डन आफ्टर सीजनिंग, ठीक है। अब कुछ कॉमर्शियल साइजेस देख लेते हैं। जो स्कैंटलिंग होती है उसकी ब्रेथ एंड थिकनेस ग्रेटर देन 50 mm और लेंथ 200 mm से कम होती है। ये बस डायरेक्ट ऐसे ही याद करना है। कॉमर्शियल साइज स्कैंडलिंग विथ और थिकनेस 50 mm से ज़्यादा, लेंथ 200 mm से कम। प्लैंक थिकनेस 50 mm से कम, विथ 50 mm से ज़्यादा, ठीक है। प्लैंक की विथ 50 mm से ज़्यादा और थिकनेस 50 mm से कम। बोल्ड जो होता है थिकनेस 50 mm से कम, विथ 150 से ज़्यादा। बैटन जो होता है थिकनेस 50 से 100, विथ 125 से 175। बाग जो होता है उसकी क्रॉस सेक्शन होती है 50 क्रॉस 50 mm स्क्वायर से ज़्यादा और लेंथ 200 mm से ज़्यादा, ठीक है। सो ऑन, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कैंटलिंग है, बैटन है, बोल्ड है। फिर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स कि क्या, ये हम लोगों ने ऊपर भी देखा है। यंग्स मॉड्यूलस पैरेलल टू द ग्रेन एंड टू रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस पैरेलल टू द ग्रेन टू परपेंडिकुलर टू द ग्रेन 10:20 है। कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द ग्रेन एंड पैरेलल टू, तो 1/20/10 ऑप्शन में रहेगा तो मार दीजिएगा, ठीक है। एनी मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ फ्लैट प्रेस्ड 3 लेयर ग्रेड 1 प्री लैमिनेटेड पार्टिकल इज 15 N/mm²। स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बैटन की होती है, फिर लेमिन की होती है, फिर प्लाईबोर्ड की होती है, फिर वेनीर की होती है। सबसे कम वेनीर की होती है, ठीक है। प्लाईवुड हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। प्लाईवुड में ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है। केसिंग ग्लू स्किम मिल्क से इस्तेमाल होता है। इसको वाइट इन कलर होता है, इसको प्लाईबोर्ड को चिपकाने के काम आता है। फिर कुछ एग्जांपल्स, फाइबर बोर्ड इंसुलेशन में इस्तेमाल होता है, हर्ट वुड स्कैंटलिंग में, लेमिनेटेड टिम्बर आर्चेज एंड ट्रसेज में, प्लाईवुड पैनलिंग में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द टिम्बर सेक्शन। टिम्बर में अब कुछ नहीं बचा। अब अगला चैप्टर हम लोग पेंट कल से शुरू करेंगे। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो शेयर करिए और तैयारी करते रहिए। ऐसे हम क्या कहते हैं, धीमे धीमे करके सारे सब्जेक्ट कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।